एनसीईआरटी के 63rd फाउंडेशन दिवस के अवसर पे मेरे साथ यहाँ उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय सकलानी जी, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी तथा निपा के चांसलर हमारे आदरणीय पंत जी, एनसीईआरटी के समस्त परिवार के सदस्य साथीगण, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसे संगठनों की सभी महानुभाव और शिक्षा विभाग के, स्कूली शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जिसे कहा गया, विशेष करके जो 5 इंस्टीट्यूशन है, 5 आरआई और भोपाल की वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें जुड़े हुए सभी साथीगण, आपको सबसे पहले स्थापना दिवस की बधाई, आपको शुभेच्छा। एनसीईआरटी के मोटो, एनसीईआरटी की ध्येय वाक्य में पढ़ रहा था, विद्या अमृतम अनुश्रुते। इसके अर्थ में समझने का कोशिश कर रहा था। शायद आज़ादी के उपरांत जब हमारी देश में एक स्वतंत्र भारत की शिक्षा की कल्पना की गई, ऐसे तो हमारी मान्यता है, हम दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता है और हमारी एक शिक्षा प्रणाली थी, पाठ्यक्रम रहा, शिक्षक रहे और हमारी समाज जीवन में शिक्षक की स्थान सबसे ऊपर था। हमारी जिस ध्येय वाक्य को हमने लाया, ये उपनिषद की कही हुई, वाचन कही हुई प्रसंग था। इसके अर्थ में समझने का कोशिश कर रहा था, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करना, यानी अमृत प्राप्त करना नहीं, अमृतत्व को प्राप्त करना, ये बहुत ही बारीकी से समझने से ही जाके इसकी ध्यान में आता है। एक मटेरियल या फिजिकल ऑब्जेक्ट में विद्या सीमित नहीं होती है। विद्या एक पुरुषार्थ को चरितार्थ करने की माध्यम है। उसमें दुनिया की सारे परिस्थिति में से ही शायद ये मार्ग दिखाने वाला पद्धति है और हमारी देश में इस काम को आज़ादी के उपरांत देश की पीढ़ी दर पीढ़ी करने की दायित्व एनसीईआरटी को सौंपा गया। मैं सामाजिक जीवन में 40 साल से हूँ, उसके पहले मेरा बचपन ही होगा, लेकिन मेरे हेतु से मैं सामाजिक जीवन में 40 साल हूँ, 40 साल में से हूँ। मैं इस 40 साल में अगर मेरे को सबसे कोई पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, मैंने दुनिया की विभिन्न इलाका में गया, भारत की संसद में कई सालों में से हूँ, भारत की सरकार के अंदर काम भी कर रहा हूँ, राज्यों में काम किया, संगठक के नाते समाज में अन्य प्रसंगों से जुड़ा भी रहा, लेकिन मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को द्विधा नहीं। अगर मेरे को सबसे कोई चीज़ में ज़्यादा भरोसा लगता है, कोई किसी में आगे मैं देख पा रहा हूँ, वो केवल भारत की नहीं, वो दुनिया की इंस्ट्रूमेंट बनेगा, उसकी नाम है एनसीईआरटी। अभी हम लोग जब इधर प्रवेश किए, एनसीईआरटी ने हमारी एक छोटी बालक को, आत्मविश्वास से भरा हुआ बालक को चंद्रायन की इंटरप्रिटेशन करवाया। चंद्रायन क्या है?
अभी चंद्रायन सभी की जुबान पे है और चंद्रायन का श्रेय सभी लेना चाहेंगे। चंद्रायन की श्रेय लेते लेते हुए मैंने देखा कि 1981 में चंद्रायन से जुड़े हुए वैज्ञानिक देसाई जी भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, तो केंद्रीय विद्यालय का भी श्रेय है। मैं अस्वीकार नहीं करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय को भी श्रेय देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय जाएगा तो एनसीईआरटी को जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे कल्पना का जर्मिनेशन कहाँ हुई होगी, ये पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक बार कस्तूरी रंगन जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझ रहा था, वो शिक्षक हैं, वो हमें पढ़ा रहे थे, चंद्रयान 2 की बारे में मेरे को समझा रहे थे। तो चंद्रयान 2 और एनईपी की सिमिली क्या है, और एनईपी तो हमारा चंद्रयान 3 ही है, सफल होना ही होना है। उसमें प्रज्ञान घूमना शुरू कर दिया, हमारा भी जादुई पिटारा प्रज्ञान है, वो समाज जीवन में घूमना शुरू कर दिया है। मित्रों, मैं इसीलिए दुनिया कहा, अभी कुछ दिन पहले जब G20 में हम लोग पुणे में मिनिस्ट्रियल लेवल की कॉन्फ्रेंस में मिले, शायद 11 देश की मंत्री स्वयं आए थे, 25-30 देश और संस्थानों की प्रतिनिधि आए, बड़े सफलता के साथ हमारी 4 विषयों पे चर्चा हुई। रिसर्च के बारे में चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा हुई, फ्यूचर स्किल्स के बारे में चर्चा हुई, और अंत में जो पहला विषय उसको अंत में हम लोगों ने चर्चा किया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में चर्चा हुई। उस समय में मॉरिशस की उप प्रधानमंत्री जो शिक्षा विभाग के काम देखते हैं वो आए थे। उन्होंने कहा, कई विषय चर्चा हुई, दोनों देश कैसे दोनों को मदद कर सकते हैं, सभीयों से बातचीत हुई। जब मॉरिशस के साथ वार्ता हुई, मॉरिशस की उप प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें एनसीईआरटी दीजिए। मित्रों, यह हमारी सर्टिफिकेट है, यह हमारी विगत 62 सालों की विश्वास की प्रतिफलन है। आज देश नहीं, अभी बीच में मैं सिंगापुर रहा, सिंगापुर में कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए मित्रों से मिला। मेरा धारणा था हमारी सीबीएसई की ग्राह्यता सिर्फ भारतीय डायस्पोरा के अंदर है, भारत में तो है ही, एनसीईआरटी जैसे राष्ट्रीय थिंक टैंक है, उसकी काउंटर पार्ट राज्यों में हमारी व्यवस्था में एससीईआरटी है। ऐसे हमारी अपेक्स बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, शायद हमारे देश में 60-62 बोर्ड है। मैं आज सार्वजनिक रूप में फिर भी संजय जी को अनुरोध करूँगा, कम से कम उस बोर्ड की नाम तो निकाल दीजिए एक बार। अभी मेरा निवेदन को आप कब मानेंगे वो आपको ही मालूम, लेकिन आप निकाल ही दीजिए, तब देश की जनता को बोर्ड क्या होगा मालूम होगा, कौन सी सही बोर्ड है। तो मेरा धारणा था कि हमारा सीबीएसई की व्याप्ति शायद देश के अंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा के अंदर है। भारतीय मूल के लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं, वहाँ हमारा लगभग 300 से ज़्यादा स्कूल चलता है, उन्हीं लोगों के अंदर आदृत होगा। लेकिन मित्रों, मेरे मन में सुखद आश्चर्य हुआ मेरे को, जब विदेश की कुछ देशों के अंदर भी सीबीएसई स्कूल्स आदृत है। मैंने पूछा कि वहाँ क्यों, जापान में एक स्कूल है, कोई भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ स्कूल चलाते हैं, उनको मैंने कहा कि वहाँ क्यों। उन्होंने कहा कि भारत की जो कैरिकुलम है, भारत की जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी जो मटेरियल है, कंटेंट है, और उसमें जो मैथमेटिक्स के हिस्सा है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड में एक्सेप्टेबल है और बड़ा क्वालिटेटिव है। मित्रों, तब हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो दायित्व एनसीईआरटी के हाथ में हो या सीबीएसई के हाथ में हो, या हमारे जो प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पे नवोदय विद्यालय के नाम पे, केंद्रीय विद्यालय के नाम पे, या अभी अभी हमने वनवासी आदिवासी इलाका में एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल की एक कल्पना किया है,
या सीबीएसई की ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ये सारे को जो आज अभी एक लेख आया, बहुत अच्छा लेख, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैंने हमारी आलोचना थी कि भारत की अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट में था, कॉन्टेक्स्ट में था, भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग ग्रामीण इलाका छोड़ के दो कारण से पेरी अर्बन, सब अर्बन और अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं। दो कारण, एक है रोजगार मिल जाना, अवसर, रोजगार के अवसर। दूसरा कोई सबसे प्रायोरिटी होती है तो उसका नाम है शिक्षा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएंगे। ये एक एस्पिरेशनल चीज है, आकांक्षी चीज है, और उसमें से ही उसमें वो लिखा है कि सबसे चुनौती वाला काम है शहरों में स्कूल में एडमिशन मिल जाना। केजी में या क्लास 1 में एडमिशन मिल जाना, ये आज की भारत की जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा एक लिगासी इशू हम लोगों के सामने है, जो मैं 62 साल और 63 साल में जब पहुंच के हम अपना उपलब्धि के लिए आत्मसंतोष हो रहे हैं, उस समय में चुनौती भी मेरे को ध्यान में आता है। कहीं ना कहीं हमें एक मूल विषय पे रिविजिट करने की आवश्यकता है, रिपोजिशनिंग की आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा आज कैसे गुणवत्ता के साथ सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, समाज की सभी वर्गों तक जा पाए, समाज के सभी भौगोलिक इलाका में जा पाए। इसीलिए एनईपी ने कहा है कि शिक्षा एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, क्वालिटी हो। ये सारा विषय इसीलिए कहा गया है। ये सारा सोच होगा कहाँ? एनईपी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से सरकार की आदेश के कारण एक विद्वानों की सभा ने बना दिया। पंत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसकी हिस्सा बन के उसको पूरा किया। आगे एनसीएफ बना, उसके बारे में उल्लेख किया गया, वो आपको हैंडओवर हो गया है। पिछले 23 तारीख को हमें आपने सौभाग्य दिया, औपचारिक रूप में एनसीईआरटी को हमने सुपुर्द किया है। फिर कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक कमेटी इकट्ठा किया गया इस बार, दुनिया की आवश्यकता और समय को ध्यान में रखते हुए। कैरिकुलम के बाद सिलेबस, सिलेबस के बाद टेक्स्ट बुक बनना, ये परंपरा रही है, लेकिन इस बार सिलेबस और टेक्स्ट बुक कमेटी एक किया, पंत जी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, छाकलानी जी उसकी और एनसीईआरटी उसकी प्रमुख क्रियान्वयन के काम पे लगा है। मित्रों, ये सारे को दिखते हुए एक विषय ध्यान में आता है कि एनसीईआरटी की पिछले 61 सालों में, 62 सालों में, 6 दशकों में चलने की एक गति और एक प्रोसेस बनी हुई है, एक संस्कार जो घर में कहते हैं, घर की संस्कार बनी हुई है। मैं आज थोड़ा अपेक्षा लेके आया हूँ। स्थापना दिवस की 1-2 तोहफा आपको देंगे। शायद तोहफा तो आजकल पहले से बता दिया जाए, तोहफा क्या चाहिए, साड़ी का कलर कैसे होनी चाहिए, गिफ्ट लेने वालों को पहले पूछना पड़ता है कि भाई आपकी चॉइस क्या है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो साड़ी लेके आया हूँ आपको पसंद होगा, और थोड़ा बहुत आपको भी उसमें डाई वगैरह और जो एम्ब्रॉयडरी की काम आपको ही करा लेने से अच्छा दिखेगा। मैं अंत में उसको करूँगा ही, क्योंकि मैं आपके मन की अपेक्षा को समझता था। लेकिन मेरा विश्वास है जो आज जो आयाम हम जुड़ेंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी उसको लेके और व्यवस्थित होगा और अच्छा। देयर इज़ नो डेर्थ ऑफ टैलेंट पूल, आप लोगों में कैपेसिटी की कमी नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, जो पिछले बार शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे,
उस समय में हम लोगों ने उसको, इस साल तो सभी को बुलाया था, उस समय में उच्च शिक्षा वाले आए थे, हायर एजुकेशन के वाइस चांसलर्स आए थे, उस प्रकार के लोग आए थे। तब प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने की पहले एक स्कूल बच्चों की फंक्शन से आ रहे थे। तो उन्होंने जब संभाषण शुरू किया, उन्होंने पहला प्रश्न कि मैं आज थोड़ा दुविधा में हूँ, मैं आया हूँ एक हायर एजुकेशन फोरम पे, ऐसा वाइस चांसलर है, उच्च शिक्षा की कस्टोडियन है, मैं आ रहा हूँ स्कूल प्रोग्राम से, लेकिन उन स्कूल के बच्चों की जो कॉन्फिडेंस लेवल मैंने देखा, तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि आर वी रेडी, आप लोग उन बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए सोच पा रहे हो, आपके पास वो कैपेसिटी है क्या, उसमें मेरे थोड़ा दुविधा है। प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ सिर्फ। आप मेरे दीदी, आप मेरे करो रिकॉर्ड करो, मेरे फोटो जाएगा, अच्छा लगेगा मेरे को, लेकिन आप मिसयूटिलाइज नहीं करना, मेरे बात को जोड़ तोड़ के नहीं कहना, मैं मन से कह रहा हूँ। मैं कभी कभी एनसीईआरटी को देख के थोड़ा बहुत दुविधा में रहता हूँ। कुछ विषय हमसे भी गलती हुई है, आपकी पोस्ट बहुत दिनों से सैंक्शन पोस्ट भरा नहीं गया था, कम से कम आपने, जिन्होंने नहीं भरा उन्होंने किसी कारण से शायद नहीं भरा होगा। आज तो सरकार ने प्राथमिकता से सारे शिक्षण संस्थान की प्रोफेसर्स, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भरने की मुहिम चला है। आपके वहाँ जो था उसकी मेरे को अभी शकलानी जी बता रहे थे, 2/3 ऑफ द वैकेंट पोस्ट भर्ती हो गया है। आपको छूट है, आप जल्दी उसको 100% कर दो और उसको करते रहो कि कोई परमानेंट वैकेंसी ना रहे। आप एक्सपर्ट कमेटी बिठा के उसको भरते जाइए, ये हमारी दायित्व हमने लिया है, आप उसको पूरा करिए। एक आपकी समूह और 1-2 काम हमारी आज में करे, हमारी अपेक्षा है। मैं इन दिनों में संजय जी से बात कर रहा था, एनईपी ने 4 करिकुलम के बारे में बात कहा है, ईसीसी के बारे में बात कहा है, किया है, स्कूल्स के बारे में बात किया है। ईसीसी का आपने तो किताब तक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल तक हम ले आए, उसको हम लोगों ने विद्या प्रवेश ही कहा। दूसरा, स्कूल एजुकेशन की कैरिकुलम बंद किया है और उसके अभी सिलेबस टेक्स्ट बुक की काम पे हम लोग लगे हैं, एनसीईआरटी को ही उसको लीड करना है। तीसरा कैरिकुलम जिसके बारे में यहाँ उल्लेख भी किया गया, उल्लास के बारे में, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में कहा गया और उसकी भी कैरिकुलम एनसीईआरटी की कस्टडी में बन रहा है। एक 4th कैरिकुलम किसी कारण से पिछले दिनों में जो व्यवस्था बनी वो रेगुलेटर के पास रह गया है। एनसीटी के पास टीचर्स कैरिकुलम की दायित्व है। मैं संजय जी को जिम्मा सौंप रहा हूँ, इसकी भी कैरिकुलम बनाने के काम एनसीईआरटी के पास आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बनावट है, आफ्टर ऑल हम आरआई क्यों बनाए हैं, तो केंद्रीय विद्यालय तो हमारा स्कूल अच्छा चलाता है, सीबीएसई तो और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट में और अच्छा स्कूल चलाता है। तो क्या हम 5 स्कूल बनाए हैं क्या? हम स्कूल तो लैबोरेटरी हो हमारे लिए। किस चीज की लैबोरेटरी? टीचर्स पेडागोगी की लैबोरेटरी है। क्या लगता है कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या इनोवेशन किया जाएगा, क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, यही तो आप लोग करते हैं। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसके पास में आरआई होता था भुवनेश्वर में, तो मैं बचपन से आरआई को जानता हूँ। कुछ मित्र पढ़ते थे तो मैं घूमने भी जाता था कभी वहाँ देखने के लिए। तो आने वाले दिनों में संजय जी, इस बार तो आईटेप भी शुरू हो गया है। शिक्षकों की 4 प्रकार की कोर्सेस, एक डीलेट कोर्स है, एक रेगुलर बीएड कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है और एक इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। 4 प्रकार की कोर्स है। उसके अलावा यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन कोर्स है। उसके अलावा आपके पास 4 कोर्स। आप तो इंटीग्रेटेड कोर्स 60 से चला के आ रहे हो। ये दुनिया का एक यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा तब तक ठीक नहीं होगी जब तक शिक्षक व्यवस्थित नहीं होंगे। शिक्षकों को व्यवस्थित करने के लिए, इसीलिए अभी जब वो संजय जी ने आपके बारे में एक उपमा दिया, आप यू आर द थिंक टैंक ऑफ द स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम। उसमें 3 साल की बच्चे से लेके शिक्षक की पूरा इकोसिस्टम कि मूल विचार, मूल सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट, एपिसेंटर कोई है तो उसका नाम एनसीईआरटी। इसलिए इसकी होलिस्टिक प्लान
होनी चाहिए, इसलिए विभाग के अधिकारी नेतृत्व और एनसीईआरटी बैठ के इसकी पूरा चिंता करें। दूसरी एक काम, एक हमारे वहाँ बाल भवन करके एक इंस्टीट्यूशन है। बाल भवन को सरकार ने तय किया है, इसको कुछ अच्छा काम उससे करवाया जाए। मैं संजय जी को जिम्मेवारी आज देता हूँ, शीघ्र बाल भवन मर्ज हो जाए एनसीईआरटी के साथ। तो एनसीईआरटी अपने ईसीसी वाला दुनिया, ईसीसी वाला, हमने इस बीच में कला उत्सव में गया, प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा और मैं मानता हूँ, आज जैसे हमने छोटा सा 2 सांस्कृतिक आधारित शिक्षा कार्यक्रम देखा। इंटरप्रिटेशन ऑफ जादुई पिटारा, जादुई पिटारा की एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से समझ बढ़ाना। और मैं सीबीएसई को अपेक्षा रखूंगा, आप इस गीत को और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तीनों मिलके इसकी एक थीम सॉन्ग जो बनाया गया है वो अच्छा बना है, उससे और अच्छा बन पाएगा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इसी धुन को आप 22 भाषा में तो बना डालिए पहले। ये कोई आज चैलेंजिंग काम नहीं है, आप स्कूल में आज ही भेजोगे तो हफ्ता भर के बाद बढ़िया रिकॉर्डिंग होके स्कूल वाले भेज देंगे आपको, इसकी इम्प्रोवाइज करके भेज देंगे। हमें जादुई पिटारा को एक ब्रांड बनानी है। 10 करोड़ बच्चे हैं उसमें से, अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की रेशियो में हिसाब करें 2 करोड़ बच्चे, थोड़ा अभी घटे हैं, मैं 2 करोड़ मान के चलता हूं, 2 करोड़ बच्चे एज 3 में क्लास में एंट्री करते हैं, वहां तो 100% एनरोलमेंट हो जाता है। 3 से 1, 2, 3 बाल बाटिका की, फिर क्लास 1 और 2, ये पांचों में 5 क्लास में 2-2 करोड़ बच्चे हैं, तो 10 करोड़ बच्चे हैं। और इस 10 करोड़ बच्चों की मानसिक परिपक्वता ने, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट उसी साल के अंदर हो जाएगा। ये आप ही ने हमको पढ़ाया है, ऐसा तो मानते हैं ना। 80% ब्रेन डेवलपमेंट 8 साल के अंदर हो गया, तो फाउंडेशन प्रिपरेटरी फाउंडेशन ही है ना, फाउंडेशन कोहर्ट में ही हो गया, उसकी कंटेंट बन गया है। कंटेंट अगर बहुभाषीय नहीं होगा, मातृभाषा आधारित नहीं होगा, तो आप ये गलतफहमी में मत रहेंगे। गुड मॉर्निंग सर आपको आगे नहीं ले जाएगा। गुड मॉर्निंग एक एस्पिरेशनल चीज है, मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ जाएगा, जॉब में आ जाएगा, एचपी में नौकरी करेगा। आज एचपी वाले आए हैं तो उनको ही नाम ले लिया जाए, प्रशंसा किया जाए। ये एक इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम या जो हमारे अभी सोमनाथ, दोनों गुड मॉर्निंग टीचर्स की स्कूल में नहीं पढ़े हैं, या आप में से आधे लोग गुड मॉर्निंग वाले स्कूल से नहीं पढ़े हैं। आप आज इन 10 करोड़ बच्चों की जो सारे चीज सीखने का केंद्र बिंदु कहां है, इसी भवन में है। इसलिए बाल बाटिका भी आपके पास आ जाए। एक विषय में मेरा पूरा विश्वास है, जिसकी थोड़ा थोड़ा झलक आज हुई है। आप एनसीईआरटी आज एचपी के साथ एक टाई अप किया। एचपी वाले अच्छा काम किए हैं, लेकिन कम काम करके हमने उनको बहुत अच्छा काम किया है कहा। मैं भी कह रहा हूं अच्छा काम किए हैं। आप हमारी कम से कम AR VR लैब, AI लैब जो आपने बनाया है वो हमारी सारे 6 संस्थाओं में बनाइए, हेडक्वार्टर के साथ साथ, और 5 RI, ये 6 और वोकेशनल 7 संस्था है। नेल्लूर वाला संस्था में आप कम से कम इसी साल कुछ ना कुछ कर लोगे, शाकलानी जी और संजय जी, ये मेरा भरोसा है। इसी एकेडमिक ईयर में उसको कुछ ना कुछ काम शुरू करो। तो 8 संस्था हमारी है, 8 संस्था आज ऑफ कैंपस होने वाला है। आज से एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी की दर्जा औपचारिक रूप में उसको प्राप्ति हो रहा है। मैं पहले शाकलानी जी को निमंत्रित करता हूं स्टेज पर, संजय जी को अनुरोध करता हूं, जो संजय जी ने उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करा के आज से एनसीईआरटी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी
का जो आज मान्यता मिला, आप उनको हैंड ओवर, अरे वहीं करिए, आप करिए, वहीं करिए। ये आज से ड्रीम टू यूनिवर्सिटी की मान्यता हुआ। आप इसमें आप बैठिए, लेकिन मैं जानता हूं ये आपको लगा कि ये कौन सी कलर की साड़ी ले आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी ही ड्रीम टू यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत सोच समझ कर आश्वस्त करता हूं, जो हेकी आएगा, हेकी के बाद ये ड्रीम टू बी वाला विषय समाप्त होने वाला है। और आपको और आपके मन में एक टैग है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला, नेशनल NIN, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये आपकी कहने से, ब्याज से नहीं होगा, कुर्ती से होगा। जब मैं आपको इतना भरोसा करता हूं कि आपके हाथ में देश की नहीं दुनिया के भविष्य है। दुनिया के बच्चे, अभी IIT को हम ले गए देश की बाहर। IIT गया है अबू धाबी। अबू धाबी एक डेवलप्ड नेशन है आज के दिनों में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बिक्री करके वो दुनिया के एक ताकतवर देश बने हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब उनकी केंद्र है। उनकी शिक्षा मंत्री जी, स्कूली शिक्षा मंत्री जी आए थे भारत में IIT दिखने के लिए। साथ में 20 बच्चों को भी लेके आए थे। बूट कैंप उनकी लगी थी IIT दिल्ली में, कि देखो IIT दिल्ली कैसा, ऐसे ही बनेगा और आप वहाँ पढ़ोगे। तो एक लाइन पे मेरे उनको कहता हूँ, कैसे उन्होंने समझाया अपने बच्चों को कि आप कहाँ आए हो। आप जानते हो बच्चे, आप जहाँ से ग्लोबल CEO निकलते हैं, सुंदर पिचाई जहाँ से निकला हुआ है, उसी इंस्टीट्यूशंस आपके वहाँ भी आने वाला है। उसको आप दिखने के लिए आए हो। मित्र, दुनिया की आज फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, फ्रंटियर इनोवेशन में, फ्रंटियर रिसर्च में भारत के स्थान को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। दुनिया चलती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, व्यवसाय से। दुनिया में अंदर कहीं परचेजिंग कैपेसिटी फास्ट इमर्ज कर रहा है और आने वाले 20-25 साल तक रहेगा। उसका नाम है भारत। उस समय अगर मित्रों समाज रचना में अगर हम नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, तब हमसे दुर्लक्ष्य हो जाएगा। इसलिए आप नाम पे क्या पढ़ा है इसको छोड़िए। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस आप हो ही, कहने से नहीं होता, आप हो ही। मैं आपको कह रहा हूं, नहीं तो मॉरिशस आपको क्यों लेने आता, नहीं तो सुंदर पिचाई कौन सी कैरिकुलम पढ़ के गया होगा, NCERT की किताब पढ़ के वहां पहुंचा है। ग्लोबल CEO हो या दुनिया की नेतृत्व जो बना है, या भारत आज जो एक अर्थनैतिक महाशक्ति बना है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ है, उसके कारण की मूल स्ट्रेंथ क्या है? मूल स्ट्रेंथ उसकी ज्ञान, उसकी नॉलेज। वो कहां से आया? NCERT की इकोसिस्टम से आया है। इसलिए आप उस द्वंद्व में, और बाकी 7th पे कमीशन तो है ही आपको, उसमें कहां कमी है? और इस कैंपस को एक ग्लोबल हब, नॉलेज हब बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैंने अभी पूछ रहा था साकलानी जी को, साकलानी जी आप के वहाँ ये आप बढ़िया आदमी यार, स्टूडियो को बाय 1 गेट 1 फ्री में करवा दिया। आप हमको झुंझुना दिखा दिया कि भाई नहीं देखो हम इसमें से 6000 लोगों को जुड़वा दिए, आपके वहाँ ऑडिटोरियम नहीं था क्या? उन्होंने बोला हम बना रहे हैं। संजय जी इनको मदद करिए, और ये भारत सरकार की भी दायित्व होता है यहाँ, क्योंकि अगर हम नॉलेज थिंक टैंक कहते तो यहाँ की सेंटर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इस कैंपस में आते ही इसलिए HP वालों को मैंने धन्यवाद दिया। HP की मैंने मार्केटिंग पॉइंट मैंने कहा, आप तो बिना नफा नुकसान के कुछ करोगे नहीं, ये कोई CSR नहीं है, ये आपकी फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर टेक्नोक्रेट के ऊपर आप, NCERT ने आपको बिना रॉयल्टी लेते हुए HP की ब्रांड लगाने के लिए दे दिया। कितने बच्चों के लिए? 10 करोड़ बच्चों के लिए, 1/3 ऑफ द यूरोप, 1/3 ऑफ द अमेरिका। ये आपका हम नहीं, इसलिए आप एकदम 10-15 लाख की कोई इक्विपमेंट लगा के खुश मत होइए। और केवल HP नहीं, दुनिया की जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, और मैं एक विषय अंत में कह के मेरे बात को समाप्त करता हूँ। कोई नया टेक्नोलॉजी आता है,
आपने उसको देखा होगा कि लोग ओपन सोर्स कर देते हैं। मैं आपके साथ हूँ, विभाग आपके साथ है, समूचा भारत सरकार आपके साथ है। दुनिया की जो इनोवेशन नया आ रहा है ना, वो हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए एनसीईआरटी में। कैन यू हेल्प अस, कैन यू हेल्प अस, हाउ कैन वी हेल्प यू, इस स्पिरिट होनी चाहिए। क्यों, मेरे पास 10 करोड़ बच्चों की, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ तो मैंने 26 करोड़ नहीं, ये है ड्रॉप आउट को गिनती करो। सेकेंडरी 10वीं तक आते आते 75% रहता है, 25 वहाँ ड्रॉप आउट होता है, 12 जाते जाते 50% हो जाता है। ये एवरेज मान के 15 साल में रहेंगे 30 करोड़ बच्चे। 30 करोड़ बच्चों की कैपेसिटी, दायित्व हमारे ऊपर है। और एक बार जब कहा गया कि आपकी वोकेशनल एजुकेशन की कल्पना तब किया गया था, वोकेशनल शब्द लगाते ही एस्पिरेशनल नहीं हो रहा है। मैं इन दिनों में एक थोड़ा रिसर्च किया, विद्वानों के साथ मिलके वाल्मीकि भी, मैंने दस्यु रत्नाकर भी वाल्मीकि हो गया था, तो मैं आप जैसे विद्वानों से मिलके थोड़ा मेरे भी ज्ञान बढ़ गया है। तो मैंने इस बीच में रिसर्च की, ग्रेजुएशन के प्रति सब लोगों के आकर्षण क्यों है। अंग्रेजों के समय में कॉलोनी पीरियड में मिनिमम नौकरी की मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया ग्रेजुएशन। उसके कारण हम समझे या ना समझे, अप्लाइड पार्ट को ध्यान ना देते हुए हम लोगों ने एक रस हो गया है यूजी के प्रति। अभी एक नया रचना भी एनसीईआरटी सोचे, एक्सपेरिमेंट करे, आरआई में से पहले करे, 5 आरआई में करे, कि जो 10 के बाद ऐसे इमर्जिंग एरिया कुछ निकल के दिख रहा है, जिसमें से मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये बीबीए कोर्स कैसे आया, बीसीए कोर्स कैसे आया, अप्लाइड एजुकेशन कहां से शुरू हो रही है। हम ऐसे कुछ चीज पढ़ाए जो जॉब मार्केट से जुड़ा होगा, जो इनोवेशन से जुड़ा होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़ा होगा। हमारी कैरिकुलम ऐसे होनी चाहिए, उसमें +10 के बाद ये जो 2 साल वाला है ना, 2 साल वाले में अभी आपको एक अवसर है, आप लगभग क्लास 3 से क्लास 12 तक नया कैरिकुलम बना रहे हो, टेक्स्ट बुक, सिलेबस टेक्स्ट बुक बन रहा है, और इस समय में एनईपी ने आपको आदेश दिया है, दायित्व दिया है, वोकेशनलाइजेशन स्किल डेवलपमेंट को महत्व दो, मेन स्ट्रीम एजुकेशन पे लाओ। ऐसा एक डिजाइन हो, सीबीएसई से हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। नवोदय विद्यालय मेरे को लगता है जिस पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, वहाँ सब लोग जेई और नीट में या क्लैट में नहीं जाते हैं। वो बच्चे उस 2 साल के बाद, 10 के बाद या 12 के बाद 1-2 साल ऐसे ही पढ़ाई करे, उसकी कल्पना एनसीईआरटी प्लान अभी से शुरू करे कि जिनको एस्पिरेशनल भी होगा, नाम क्या देंगे बाद में, उच्च शिक्षा से मैं बात कर रहा हूँ, एआईसीटी से बात कर रहा हूँ, क्या उनको हम डिप्लोमा कह दें, 12 वाले स्टैंडर्ड को हम डिप्लोमा भी कह सकते हैं। दुनिया में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। औद्योगिक क्रांति 1 से 4 की एक मूल एनालिसिस में आपको कह रहा हूं, बाकी 3 की अवधि लंबा होता था। आईआर 1.0 की अवधि लगभग 150 साल हुआ, फिर उसके बाद 100 साल, फिर उसके बाद लगभग 100 साल। अभी आईआर 4.0 की कई शेड्स दिखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण, इनोवेशन के कारण इसकी स्केल और स्पीड दोनों एक्सपोनेंशियल हो गया है, ये इंक्रीमेंटल नहीं रहा है। उस समय में अगर हम अपने बच्चों को रीओरिएंटेशन नहीं करेंगे उसी स्केल और स्पीड के साथ, इसीलिए एचपी जैसे कंपनियों को हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम कैसे हमारी उस बच्चों को, जिसको गाना सुनना चाहता है, जो खेलना चाहता है, जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं अपने विषयों का, उसको 3D में
AR में, VR में हम कैसे ट्रांसलेशन के माध्यम से, कंटेंट एक होगा, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा थोड़ा बदलेगा, इसको कैसे हम आज ये संभव है। आफ्टर ऑल गूगल में आप कुछ भी विषय को तो ट्रांसलेशन कर सकते हो। वो अपने दृष्टि से कर रहे हैं, हम अपने दृष्टि से करेंगे। इसलिए वो आपने नाम लिया अनुवादिनी और भाषिनी का, उन्होंने नाम लिया संजय जी ने। ये सारे की एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड NCERT है। ये एक्सपेरिमेंट ही तो करना है। मार्केट में जा रहे कि नहीं जा रहे, बच्चे उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें भारतीयता कितनी बची है, कितना इमर्ज कर रहा है, इसमें बहुभाषी कैसा है। आपको मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ आपकी उपलब्धि को। अभी जिसके बारे में सकलानी जी ने उल्लेख किया, हमने एक प्रयोग किया, छोटा सा प्रयोग पिछले 5 महीने में NCERT ने किया है कि उड़ीसा और आंध्र सीमा में और छत्तीसगढ़ तीनों की सीमा में एक जाति रहता है, एक ट्राइबल कम्युनिटी रहता है, सबरो, कभी उसको सबर कहते हैं, कभी सौरा कहते हैं। जो महाप्रभु रामचंद्र जी की जो रामायण की कहानी चरित्र है सबर, उस कम्युनिटी के लोग प्रभु रामचंद्र को मानते हैं। उस इलाके में उनकी एक भाषा है, जैसे आज हमने शायद सांथाली और 22 में से गोंडी नहीं, आज हमने जो 22 में किया, गोंड की भाषा तो गोंडी होगा ना, गोंडी और सांथाली दोनों भाषा में जैसे किए, ऐसे भारत की आदिवासी इलाका में ऐसे अलग अलग भाषा है। भारत में बोली अनेक है, उसकी शब्दावली भी अलग है। मैं उड़ीसा से आता हूँ, बिहार से कोई व्यक्ति आएगा, क्लैरिटी को क्या कहेगा वो? स्पष्ट कहेगा, अस्पष्ट कहेगा? और अस्पष्ट कहेगा। उत्तर पूर्वांचल की व्यक्ति होगा तो कहेगा अस्पष्ट। मैं उड़िया व्यक्ति, उसको अस्पष्ट मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने अनक्लियरिटी की नाम है अस्पष्ट है, स्पष्ट अस्पष्ट। एक ही शब्द का सारा जगह पे अर्थ बदल जाता है। एक ही शब्द का उच्चारण एक ही का अलग अलग बदल जाता है। तो मैं पहली बार कभी बिहार की तरफ गया तो मैं ही कंफ्यूज हो गया, ये स्पष्ट कह रहे हैं अस्पष्ट कह रहा है, मैं अस्पष्ट हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं रियलाइज करना, ये अस्पष्ट नहीं स्पष्ट कह रहा है, मैं जिसको स्पष्ट कह रहा हूं वो उसको अस्पष्ट कह रहा है। उच्चारण एक ही है, दो जगह पे दो अलग अलग भाषा, इसलिए ये विविधता है। ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये मान के चलिए हमारी स्ट्रेंथ है। यह हमारे देश को जोड़ के इसीलिए रखा है। भाव एक ही आ जाता है, मैं तो कर ही लिया ना। 20 साल पहले मैं इसको जोड़ दिया था, अच्छा इसको ऐसे कर, 2-3 बार धीरे से समझने के बाद आप दक्षिण की कोई भी इलाका में जाओ, भाई और बहनों को कहेंगे सहोदरा सहोदरी, धीरे धीरे से आप मेकआउट कर जाओगे कहना क्या चाहता है, फिर आप भी समझ जाओगे। भारत की भाषा की लिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे सवर भाषा के ऊपर एक प्रीमियर निकाला, वर्णमाला निकाला। आदरणीय वित्त मंत्री जी उसको लोकार्पण किए। अभी वित्त मंत्री जी मेरे को 3-4 दिन पहले मिले ने, मैं कर्नाटक की तुलु भाषा के लोगों ने मेरे को कहा कि आपने उधर किया, हमारा भी करके दो। झारखंड की 1-2 ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने मेरे को मिले, बोले हमारा भी करके दो। आज कितना समय लगता है, वो तो नॉलेज पड़ा है, उसको टेक्नोलॉजी हमको मौका दिया उसको एग्रीगेट करके रिप्रोड्यूस कर देने का। मित्रों, आप विशेष करके CBSE के नेतृत्व यहाँ बैठा है, मेरा अनुरोध है CBSE, KV और नवोदय को, तीनों को, ये आप हमारी लैबोरेटरी हो। NCERT एक प्रकार की लैबोरेटरी है कंटेंट बनाने के लिए, उसको एप्लीकेशन करने की लैबोरेटरी मेरे पास ये 3 है। अभी एकलव्य रेसिडेंशियल भी भारत सरकार की एक मॉडल आज के 4 लोग मिलके भारतीय भाषा, भारतीयता, इस 2 पिलार पे आप वैश्विक ज्ञान को, 21वीं सदी के ज्ञान को कैसे तैयार करें, इसकी ये क्लोज ले। अभी तो आप अलग अलग काम करते हो, अच्छा है। कैसे संजय जी ने सभी को यहाँ इकट्ठा बुला लिया, पहली बार मैं दिख रहा हूँ, नवोदय के भी और जैन भी और NCERT इकट्ठा बैठे हैं। ये मेरे को भी 2 साल लगा, आप चारों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं भी एक काम दिया हूँ और एक काम दिया हूँ। अभी देखो चंद्रायन आया है, मैं चाहूंगा चंद्रायन आने अक्टूबर महीने में चंद्रायन के बारे में एक एडिशनल कोर्स 4-5 पेज का या 10 पेज से ज़्यादा नहीं हो, एक छोटी सी कंटेंट बन जाए, 22 भाषा में बन जाए,
उसकी थोड़ा ओरिएंटेशन टीचरों में हो जाए, चंद्रयान की बेसिक फैक्ट के बारे में। अभी चंद्रयान में पहुंचे भी लोगों ने देखो सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया है कि सूर्य में भी हम पहुंचने वाले हैं। हम चंद्रयान में पहुंचे, चंद्र में उतर गए, सूर्य में भी हम पहुंच जाएंगे। सूर्य में पहुंचने वाले हैं क्या? इसको कौन समझाएगा? गुरु तो आप ही हो। G20 हो रहा है। G20 में हमारी उपलब्धि क्या हुआ? भारत गणतंत्र की जननी है। इसके बारे में हमारी एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, लिटरेचर सब है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर दुनिया चिंतित है। हमारी जीवन शैली में सस्टेनेबिलिटी है। हम वायु को, पेड़ को, धरती को पूजा करते हैं। कभी कभी हम लोगों को मैकोले वालों ने कहा था ये तो विज्ञानुषी लोग हैं, पुरातन लोग हैं, देखो ये सबको भी पूजा करते हैं। हम पूजा नहीं करते थे, हम श्रद्धा करते थे। श्रद्धा वैज्ञानिक कारणों से करते थे। उससे वहां से लेके ये जो शब्द आज की आपकी ध्येय वाक्य है, विद्या अमृतम अनुष्यते, ये अमृतत्व को प्राप्ति कराता है। ये शिक्षा है। मैं चाहूंगा अक्टूबर महीने में मैंने कुछ संजय जी को अनुरोध किया है, चारों लोग मिलके आप SCERT के लिए और आपके लिए कम से कम आज कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, हम 1947 में जिनके माध्यम से गुलामी हुए थे 75 साल के बाद, उनको पीछे छोड़ के हम 5 नंबर की इकोनॉमी बन गए। हम क्या कारण था? डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल दुनिया में आज दुनिया के नंबर 1 लोग हम हो गए। क्या कारण है? ये सब विषय हमें अपनी नई पीढ़ी को तो हैंडओवर करना ही पड़ेगा ना। नया कैरिकुलम में सब रखना है आप लोगों को। लेकिन कम से कम मैं इस इंतजार में नहीं रहना चाहता हूं। आने वाले अक्टूबर में, सितंबर में छोटी सी स्टोरी 10-15 विषयों में आप बनाइए। कोरोना की मैनेजमेंट कैसे, दुनिया अभी एक प्रश्न पूछ रहा है। क्यों दुनिया के अच्छे देश, कल परसों आपने कोई टीवी में न्यूज में देख रहा था, अमेरिका की फ्लोरिडा शहर में बाढ़ आई है। आज यूट्यूब में जाने के बाद थोड़ा अमेरिका की बाढ़ आप थोड़ा देखना इस मीटिंग के बाद। जो लोग हमको मजाक कभी कभी करते हैं, कभी देखना चाहिए कल अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ा देश की, संपन्न देश की फ्लड की सिचुएशन क्या थी। कल मैं शाम को कहीं बैठा था तो टीवी देख रहा था। हमने कोविड को कैसे मैनेज किया, ये सब एक एक मॉडल है। ये भारत की उपलब्धि है। कौन से उपलब्धि करा? एनसीईआरटी ने। सारे का तो मेरा दृष्टि से इसको कैसे हुआ? एनसीईआरटी था इसीलिए हुआ। आप ना पढ़ाते तो ये नहीं होता। अच्छा, आपके अलावा तो किसी कोर्स हमने करने नहीं दिया ना। हमारा तो पॉलिसी ऐसा है भाई, जो पढ़ाना एनसीईआरटी के, एनसीएफ के तहत होनी चाहिए। एनसीएफ की कस्टोडियन कौन है? एनसीईआरटी। तो आप हनुमान हो सब, आपको आपकी ताकत को मालूम नहीं है। इसलिए 21वीं सदी में मैं आज की आपकी जन्म दिवस पे दुनिया में टेक्नोलॉजी की भरमार हो रहा है, गति खूब बढ़ रहा है। उस समय में ये चुनौती नया न है भी। हमारी वो बच्ची साइन लैंग्वेज में पढ़ा रही है, समझा रही है। पहले भारत में 5-10 साल पहले, मोदी जी आने की पहले, दिव्यांगों की लिस्टेड कैटेगरी 6 था या 8 था। आज हमने 22 कर दिया। 22 कर दिया तो कौन सी 22 है? क्या डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी के आधार पे क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी जानकारी किसके पास रहेगा? आज एडुटेक की नई दुनिया बन चुकी है। उनको आने वाले दिनों में मैंने उनको कहा, कभी देखो मैं किसी को मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी को मानूंगा नहीं जब तक तो एनसीईआरटी से वेटेड नहीं होगा। मैं कभी कभी सीबीएसई के हाथ को भी पकड़ता हूं कि भाई आप एक्स्ट्रा किताब मत डालो। मेरे को एडिशनल ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एडिशनल ज्ञान अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। वो
एकेडमिकली वेटेड भी होनी चाहिए। वेटिंग करने का फोरम एनसीईआरटी है। इसलिए एनसीईआरटी को आप 63 साल में री इन्वेंट करनी चाहिए। आज बाकायदा आप यूनिवर्सिटी बने, आपको अभी कहीं एफिलिएशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपका अभी हुआ 6, इसको मिला के ये प्लस 5 ऑफ कैंपस हुआ, नेल्लूर में एक हो जाएगा 7, इसको मिला के, और भोपाल वाला भी एक प्रकार से आपका एक ऑफ कैंपस होगा वोकेशनल एजुकेशन वाला, ये 8। फिलहाल इस 8 में देश की 4 कैरिकुलम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और दुनिया की टेक्नोलॉजी ओपन, आने वाले 2-3 साल में भारत में सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लग जाएगी। 5G रोल आउट हो चुका है। हमारी ये दीक्षा अभी सैटेलाइट है, धीरे धीरे ये मेजॉरिटी शिफ्ट हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि नया रूप आएगा आने वाले दिनों में। इस समय में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंटेंट डेवलपमेंट की स्पीड की कई गुना ज़्यादा से बढ़ रहा है। अगर हम कंटेंट ठीक से डेवलप नहीं करा पाएंगे तब मार्केट फोर्स उसकी स्पेस लेगा। मित्रों, भारत एक डेमोक्रेसी है, वेलफेयर स्टेट है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयरिज्म की ग्लोबल मॉडल खड़ा किया है। इस दायित्व तो मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं। आप निश्चित रूप में इस देश की अपेक्षा को, मैं कोई सरकार या कोई व्यक्ति की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, ये देश की अपेक्षा है, दुनिया की अपेक्षा है, आप उसको पूरा करोगे। बहुत बहुत शुभेच्छा।